नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है जो 17 मई तक जारी रहेगा। केंद्र ने लॉकडाउन के इस चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। तीसरे चरण में पूरे देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन जोन में गतिविधियों को लेकर अलग अलग निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेड जोन में कई तरह की पाबंदियां हैं, ग्रीन जोन में गतिविधियों को छूट दे दी गई है और राज्यों ने भी अपनी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी किए हैं। ऑरेंज जोन में कुछ पाबंदियों का आपको पालन करना होगा, रेड जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन रेड जोन में क्या कुछ नहीं मिलेगा? रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही, नाई की दुकानें, सलून जिसे आप कहते हैं वो नहीं खुल पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। निजी गाड़ी में ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। दुपहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति को घूमने की इजाजत है। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुएं ही डिलीवर कर पाएंगी। रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे लेकिन 33% स्टाफ के साथ काम होगा। सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर और ऊपर के अधिकारी काम पर आएंगे। ऑरेंज जोन में क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा? जिले के अंदर और जिलों के बीच में बस नहीं चल पाएंगी। टैक्सी, कैब को छूट मिलेगी। एक ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिले के बीच में निजी वाहन सफर कर पाएंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल 2 यात्री। ग्रीन जोन, सभी गतिविधियों को छूट। 50% कैपेसिटी के साथ चल पाएंगी बसेस। 50% क्षमता के साथ बस डिपो में काम होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर, मास्क जरूरी होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये संख्या बढ़ाई गई है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू, इनके सेवन पर प्रतिबंध है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इसका पालन करना है। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ये दुकानें केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकों में शामिल होंगे। लगातार बैठकों का दौर चलेगा। दोपहर 3 बजे विद्युत विभाग के साथ उनकी समीक्षा बैठक होनी है। शाम 4 बजे सीएम कोरोना महामारी की समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे वो श्रम कानूनों के संबंध में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच बैठकों का दौर, विस्तार से जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और मुख्यमंत्री लगातार आज जो बैठकें हैं वो कर रहे हैं और आज भी उनकी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक जो महत्वपूर्ण बैठक है जो विद्युत विभाग को लेकर है। दरअसल हर विभाग की अलग अलग समीक्षाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसमें बिजली विभाग इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये गर्मी का वक्त है और ऐसे में बिजली की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। कुछ मुद्दा बिजली बिलों को लेकर भी था क्योंकि पिछली बार जो बिजली के बिल आए थे वो आकलित खपत के आधार पर भेज दिए गए थे। तो इस बार बिजली बिलों को लेकर क्या तैयारी रहेगी, किस तरीके से भेजे जाएंगे, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। बिजली आपूर्ति को लेकर भी, इसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। उसके बाद कोरोना समीक्षा को लेकर नियमित तौर पर मुख्यमंत्री की बैठकें हो रही हैं। आज एक बार फिर से वो अधिकारियों के साथ में इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल कल ही जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नाम अपना संबोधन किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो नई औद्योगिक नीति बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके तहत किस तरीके से ये नीति बने, इसमें जो श्रम विभाग है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और ये बैठक पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ में कर रहे हैं। तो ये जो आज का महत्वपूर्ण 3 बैठकें हैं वो आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो महत्वपूर्ण 3 ये बैठक रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। बैठकों का दौर चलेगा और श्रम विभाग के साथ जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। खबर भोपाल से, कलेक्टर ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कोरोना प्रबंधन को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी बांट दी गई है। सुभाष कुमार द्विवेदी ये कंटेनमेंट एरिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। किराना सप्लाई, सूखा राशन वितरण, सब्जी, फल, इसकी सप्लाई की जिम्मेदारी
उमराव मरावी अपर कलेक्टर, क्वारंटाइन केंद्रों के वेलफेयर अधिकारी। निधि निवेदिता को अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी भोपाल बनाया गया है। जिम्मेदारी बांट दी गई है। फिर से जान लीजिए, सुभाष कुमार द्विवेदी कंटेनमेंट एरिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। किराना सप्लाई, सूखा राशन वितरण, सब्जी फल सप्लाई की जिम्मेदारी उमराव मरावी अपर कलेक्टर, क्वारंटाइन केंद्रों के वेलफेयर अधिकारी। निधि निवेदिता अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, विदेश से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले मालदीव में भारतीय दूतावास ने घोषणा की है 200 लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा और माले से इन्हें कोच्चि लाया जाएगा। भारत लौटने पर 14 दिनों के लिए इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट यानी इंदौर की करेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज यहां सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1611। 1611। अब तक 77 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, मरीजों की संख्या, कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1600 के पार। 43 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1611, 1600 के पार। बड़ी खबर इंदौर से बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या 1600 के पार। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कोरोना संक्रमितों की संख्या 1600 के पार, विस्तार से पूरी जानकारी। तो देखिए, बड़ी चिंता की बात है कि इंदौर में नए नए इलाकों में मरीज मिल रहे हैं और 43 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल 426 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से 383 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 26 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये 1600 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। 1611 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और 77 जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। एक मौत की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में हुई है। 82 साल के थे, वो काटजू नगर इलाके में इंदौर में रहते थे और 17 दिन से अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और 3 मई यानी कि कल इनकी मौत हो गई और ये अब मौत का आंकड़ा भी 77 पहुंच गया। अगर मध्य प्रदेश में मौतों की बात की जाए तो जितनी मौतें मध्य प्रदेश में हुई उससे आधी मौतें अकेले इंदौर में हुई है। तो लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनका भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार प्रशासन स्क्रीनिंग भी करा रहा है लोगों की, लेकिन तमाम चीजें होने के बावजूद भी जो पॉजिटिव मरीज हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अरुण, स्वास्थ्य मंत्री ने इशारे इस बात के दे दिए थे कि एक जंप इंदौर के आंकड़े में और आएगा, तो अभी इंदौरी को और ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति बरतने की जरूरत है। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण भी है। बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन का आज से तीसरा चरण है और कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि जो तीसरा चरण होगा लॉकडाउन का वो और सख्त होगा। तो आज से और सख्ती बढ़ती जाएगी। हालांकि यहाँ पर राशन की दुकानें पहले से ही बंद है और घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है, सब्जियां भी घर घर पहुंचाई जा रही है। लेकिन जो लोग बिना काम के सड़कों पर दिखेंगे उन पर सख्ती बढ़ती जाएगी। खासतौर से कई लोग पास का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। पास होने के बावजूद वो कई बार घरों से निकलते हैं तो उनके पास कर्फ्यू का पास है, तो वो भी जांच की जाएगी। उनके पास को भी नोट किया जाएगा चौराहों पर कि वो कितनी बार घर से निकले और किस काम से वो निकल रहे हैं। तो तमाम सख्तियां बढ़ती जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बैकलॉग था वो खत्म हो गया है। अब किसी तरह का कोई उछाल नहीं है। हम 426 जो जांच सैंपल की गई उसमें कुछ जांचें हैं वो अहमदाबाद की सुपराटेक लैब भेजी गई थी और कुछ इंदौर में जांचें हुई हैं। तो 426 कुल सैंपल की जांच हुई, जिसमें से ये 26 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बैकलॉग भी खत्म हो गया, कोई उछाल की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि नए नए जो इलाके हैं इंदौर के उनमें ये फैलता जा रहा है। कम्युनिटी संक्रमण यहाँ पर फैल रहा है। तो अभी इसको बचाने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इंदौर में खास तौर से। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी उन्होंने दी है। सख्ती और बढ़ती जाएगी। और जबलपुर से भी बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहां भी बढ़ गया है। 2 और संक्रमित मरीज सामने आए हैं।
जबलपुर में कुल 98 पॉजिटिव केस हैं। जबलपुर से ही आपको याद दिला दें, कोरोना की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी। 98 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आ चुके हैं अब तक, और 12 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। जबलपुर से बड़ा अपडेट, 2 और मरीजों के साथ संक्रमण के कुल मामले यहां हो जाते हैं 98। तो कोरोना को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में 2800 के पार पहुंच गए हैं कोविड-19 संक्रमण के आंकड़े। देश भर में अब तक मध्य प्रदेश में अब तक 876 मरीज रिकवर भी हुए हैं और 156 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जबलपुर में 2 कोरोना के और नए केस आए हैं, जैसे हमने आपको जानकारी दी। तो मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच जाता है 2800 के पार। ये बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश के लिहाज से। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है और नीचे हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में कितने मामले अब तक आए हैं, मौत कितनी हुई है, डिस्चार्ज कितने लोग हुए हैं, ये वो पूरा गणित है। रिकवर भी हुए हैं लोग और 876 मरीज कुल अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए। और सबसे जो रिकवर मरीजों की सेहत के लिहाज से जो काम किया गया वो भोपाल और उज्जैन में सबसे बेहतर तरीके से हुआ है। भोपाल अकेले में 288 लोग रिकवर हुए हैं। कुल रिकवर मरीजों की संख्या 876 पहुंच गई है। ये अच्छी बात है। बड़वानी, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, इसके भी हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं रिकवर मरीजों के। बड़वानी में 23 मरीज, खंडवा की बात करेंगे 13, धार में 14, देवास में 11, शाजापुर में 6 मामले रिकवर होने के, स्वस्थ होकर ये लोग घर जा चुके हैं। तो भले ही संख्या 2800 के पार मध्य प्रदेश में चली गई हो, लेकिन मरीज रिकवर भी हुए हैं। 876 मरीज रिकवर हुए हैं। और सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना योद्धाओं को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना को लेकर एक लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना लड़ाई को नई दिशा दी है। सीएम ने यह भी कहा कि संकट से पूरी तरह जीतना है, अनुशासन इसके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। कि जनता मेरी जिंदगी है, मैं आपके लिए ही जीता हूं। पहले जब भी कभी संकट आया, मैं हमेशा आपके बीच में पहुंचा। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मैंने कभी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। कोरोना संकट को हमने काफी कुछ नियंत्रित कर लिया है। अब यह पहली बार हो रहा है कि जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। कल अगर 50 पॉजिटिव पेशेंट आए तो इससे दुगने से ज्यादा स्वस्थ होकर अपने घरों में लौट गए। निर्माण की कई गतिविधियां चालू है। रेड जोन छोड़ के औद्योगिक गतिविधियां भी हमने व्यापक पैमाने पर चालू की है। यह संकट है, लेकिन इसको अवसर में बदलने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और इसलिए रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए, नया निवेश मध्य प्रदेश में कैसे आए, इसके लिए हम नई औद्योगिक नीति बना रहे हैं। एक बात मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, हम प्रोत्साहित उन इकाइयों को करेंगे जिसमें ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ऊर्जा की कम खपत होगी और जो पर्यावरण को सुरक्षित करके रखेंगी। देखिए, प्रकृति का शोषण नहीं, हमको दोहन करना है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। मानसिकता हमेशा सकारात्मक रखना। तो क्या कुछ बड़ी बातें रही, वो एक बार और आपको बता देते हैं। बीमार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, यानी काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। संकट से पूरी तरह जीतना है तो अनुशासन, डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं जो इससे बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। लॉकडाउन बेहतरी के लिए है। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इन 3 जोन में बांट दिया गया है। कुछ गतिविधियां अलग अलग जोन में जारी रहेंगी। संक्रमण रोकना है और आर्थिक गतिविधियां चालू रखनी है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर ये बंद रहेंगे। आपको अपनी सुरक्षा के लिए घरों में रहना है। जरूरी, बेहद जरूरी काम हो तभी घर से आपको निकलना है। बुजुर्गों को कोरोना से ज्यादा खतरा है।
लिहाजा आपको बहुत खास उनका ध्यान रखना है। कंटेनमेंट जोन में आने जाने का रास्ता एक होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी। ग्रीन जोन में शादी में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। कोरोना खत्म होने की तारीख कोई नहीं बता सकता। मास्क लगाकर रखना है और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। कोरोना से हिम्मत से लड़कर जंग जीती जा सकती है। प्राइवेट मंडी स्थापित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमितों से संवेदना रखें। मजदूरों के खाते में पैसे डालें। मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। दक्षिण राज्यों में मजदूरों को लाने का प्लान तैयार है। राशन कार्ड नहीं हो तब भी भोजन की व्यवस्था होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें मीडिया जगत के दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ाई पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के सवाल पर बोलते हुए कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार कोरोना की टेस्टिंग में नाकाम रही है। सवाल कमलनाथ जी केवल ये है कि ये कोविड को लेकर जो गवर्नमेंट कर रही है, जितनी भी काम अभी तक उसने किए, इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? आपके हिसाब से कहां चूक कर रही है गवर्नमेंट? और दूसरा यह कि यदि सरकार आपकी होती तो इस महामारी से निपटने के लिए आपके स्टेप क्या होते? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी ने 23 मार्च को कहा कि कोई टेस्टिंग नहीं हुई। या तो उनको जानकारी नहीं, या तो ये बात बिल्कुल झूठ है। पहला टेस्ट 19 मार्च को निम्न में हो गया था। आज जो डिले हुआ है टेस्टिंग में, आज कैसी टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग रिजल्ट 10 दिन बाद होता है। 10 दिन में जिसको कोरोना नहीं होता उसको अस्पताल में हो जाता है, जिसको कोरोना हो गया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा प्रबंध करना था। हमारे पास वेंटिलेटर, किट्स, पीपीए, टेस्ट किट्स सब उपलब्ध होते। मैं तो एक साफ प्रश्न पूछता हूं इस गवर्नमेंट से, ये घोषित करें कि कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है 24 मार्च से लेके आज तक, वेंटिलेटर्स की, किट्स की, पीपीईज की, टेस्ट किट्स की कितनी उन्होंने उपलब्ध कराई है? आज कौन से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, कौन से हमारे कस्बों में टेस्टिंग हो रही है? ये टेस्टिंग है, इसको भी दबाया जा रहा है। ये टेस्टिंग दबाया जा रहा है। कोई टेस्ट मत करो तो कोई कोरोना नहीं, ये इनका प्रयास है। तो आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़े बड़े शहर ले लें और गिने चुने जिलों के मुख्यालय ले लें, वहां कुछ जो फंस गया, जो बीमार हो गया, उसकी टेस्टिंग करा ली। पर कौन सी व्यवस्थित टेस्टिंग सब जिलों में हो रही है, कस्बों में हो रही है, ब्लॉक में हो रही है? ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोविड जिस तरह फैलता है ये साधारण नहीं है, ये साधारण फ्लू नहीं है। तो ये कितनी कमी रही है। और अगर हम गवर्नमेंट में होते, का प्रश्न है, सबसे पहले हमारा प्रयास रहता कि जो वेंटिलेटर है, किट्स हैं, पीपीईज हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, हम इसे खरीदते, हम इसे उपलब्ध करते और उनको उपलब्ध करके जिले जिले में डालते। आज प्रश्न भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बड़े शहरों का नहीं है, आज कस्बों का है, आज गांव का है। जितने सारे मजदूर वापस आ रहे हैं, इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, उनका क्या होगा? दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का सरकार किराया भरेगी। ये बड़ा ऐलान आपको बता दें, सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन भाई जरा भी चिंता ना करें, आपके साथ पूरी ताकत के साथ मैं खड़ा हूं। स्पेशल ट्रेन से आपको लाने की कोशिश लगातार जारी है। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द आप अपने घरों तक पहुंच जाएं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी, कोई किराया नहीं देना है। और आरोप प्रत्यारोप के दौर में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज ने निशाना साधा कि सरकार बनाने और चलाने के लिए प्रजा हित सर्वोपरि है। जो एक परिवार की पूजा में लिप्त हैं, वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चला सकते। ये पब्लिक है, सब जानती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में त्राही त्राही मचा दी थी।
सिंधिया ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश का हित सर्वोपरि रखा। सिंधिया ने भ्रष्ट सरकार से अपने साथियों समेत किनारा कर लिया। इधर गुजरात में लॉकडाउन की वजह से फंसे सिंगरौली जिले के मजदूरों को रिलायंस फाउंडेशन ने मदद की है। इन मजदूरों को फाउंडेशन ने घर तक पहुंचाया। सिंगरौली में जिला प्रशासन ने मजदूरों की स्क्रीनिंग की और फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। घर पहुंचने पर मजदूर खुश हैं और ये लोग रिलायंस फाउंडेशन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। उज्जैन में बीजेपी के पार्षद मुजफ्फर हुसैन की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। मुजफ्फर हुसैन अपने इलाके में लगातार राहत सामग्री बांट रहे थे। इस दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गए। मुजफ्फर हुसैन को 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 56 साल के मुजफ्फर हुसैन की मौत पर पूर्व मंत्री पारस जैन ने दुख जताया है। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन ने अस्पताल से एक वीडियो भी जारी किया था और इस वीडियो में उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की बात कही थी। मेरा आदाब आपके सामने, आपका भाई मुस्कुराहटों के साथ। आपको लगता है मैं बीमार हूँ? नहीं, तुम सब शहरवासियों की बहुत दुआएं हैं मुझे और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी कमबैक कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सबके बीच में आपका भाई आपके साथ फिर मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा। अभी जब कोरोना आया, जिसके बाद अपने वार्ड में खुद सेवाएं दे रहे थे, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे सूखी किट हो, सब लोगों को एक समान रूप में देखने का उनका काम था। आज मुझे मालूम पड़ा कि उनका इंतकाल हो गया है। उनके बेटे से सोहेद हुसैन से भी मैंने अभी बातचीत करी है कि एक बहुत बड़ा आघात उनके परिवार पर पड़ा है। अल्लाह उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करे और वास्तविक में जाबाज आदमी थे जो सेवा करते हुए अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए। नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर सरकारों ने भले ही तमाम दावे किए हों, लेकिन नर्मदा फिर भी साफ नहीं हो पाई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से नर्मदा अपने सालों पुराने स्वरूप में लौट आई हैं। शोधकर्ताओं ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी सिक्योरिटी की टीम ने नर्मदा के पानी की जांच की। टीम ने पानी की गुणवत्ता को ए ग्रेड दिया है। नर्मदा किनारे के मंदिर के पुजारियों का भी कहना है कि नर्मदा का पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया है। ये हुआ है कि जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, तब से लोगों का उपयोग जो है पानी को लेकर नर्मदा पे वो कम हो गया है, पूरी तरीके से बंद ही हो गया है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे बदलाव आए हैं कि पानी इतना शुद्ध हो गया है कि हम इसे डायरेक्ट पी सकते हैं, अलग से कहीं से इसे फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछलियां हैं, वो उनकी संख्या काफ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। काफ़ी नर्मदा